हेलो दोस्तों, आई एम अनुराग। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, न्यूज़ में आ रहा है, पेपर में आ रहा है कि सर ये कहीं मंदी की आहट तो नहीं है। तो देखो, प्रेडिक्शन तो कोई नहीं कर सकता, हम हिस्ट्री से सीख सकते हैं। प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं ये बता दूँ कि अभी मंदी आएगी ही, लेकिन हमें हिस्ट्री के कुछ डेटा को, कुछ फैक्ट्स को देखना चाहिए और उससे अकॉर्डिंग हमें तय करना चाहिए कि क्या ऐसा होगा या नहीं। और कोई भी एनालिसिस 100% सही नहीं होता, बस हम फैक्ट्स को देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें सोचना पड़ेगा कि ये मंदी है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, शेयर मार्केट बीएसई का अगर अपन थोड़ा सा एनालिसिस इन दिनों का करें कि 16 जनवरी इसी साल 16 जनवरी 2020 को हमारा बीएसई का इंडेक्स था 42,000, जो कि 23 मार्च को आ गया 26,000, यानी विद इन 2 मंथ इसमें 38% का डिप है। बहुत फास्ट डिप है विद इन 2 मंथ। इतना डिप करने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 मंथ में हो गया। तो क्या ये कुछ इंडिकेट कर रहा है? 5 जून को वही इंडेक्स 26 से बढ़कर 34,000 हो गया, यानी यहाँ से प्लस 32% तक चला गया। कितने दिनों में? फिर 2 मंथ के अंदर। तो ये जो अचानक बढ़ा कि ऐसा क्या हो गया कि ये इंडेक्स बढ़ गया? कहीं ये कोई बबल तो नहीं है जो बाद में फूटेगा? देखते हैं। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि मार्केट हमारा बुल जाने वाला है या बियर, किस तरफ मार्केट जाएगा? भाई आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से मार्केट 34-35 के बीच में अप डाउन कर रहा है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि मार्केट जाएगा किस तरफ। तो इकोनॉमी में ऐसे क्या इंडिकेटर्स हैं या प्रीवियस ऐसी क्या हिस्ट्री है जिससे कि अपन ये सीख सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरफ जाएगा? तो कुछ एक डेटा है, हम देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सर ऐसा पहले भी हुआ था? यस। प्रेजेंटली इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट हो चुकी है 22%, जो कहीं 7-8% पे थी पहले 4 महीने पहले, 5 महीने पहले जो 7-8% थी वो गई 22%, और यूएसए में ये बढ़कर हो चुकी है 14%। तो अनएम्प्लॉयमेंट की ये रेट बहुत ज़्यादा है। ये आपको बताती है कि इंडस्ट्री के पास इतना काम ही नहीं है कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सके। 2008 में जबकि हमने देखा था 2008 में बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था, वैसे वो क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ था, हर जगह उसका एक इम्प्रेशन जो था वो लिमिटेड था। लेकिन यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर जो लेमैन ब्रदर्स का जो बैंक है वो आपका बैंक क्लोज हुआ, और उसके कारण जो बहुत सारी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स आई, उस कारण से अगर हम 2008 में देखें उस वक्त भी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट 5.6% ही था, यूएसए में लगभग 9.6% हो गया था। तो पूरी दुनिया हिल गई थी कि अरे और यूएसए के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट 10% तक पहुंचने वाला है। तो भाई मैं बता दूं आज की डेट में वो 14% है। तो इससे कुछ इंडिकेट लग रहा है। 2002 जब आपका .com बबल जिसे अपन कहते हैं कि जो आईपी बबल जिसे अपन कहते हैं वो हुआ था, तब भी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप्रोक्सीमेटली यही 5.7% थी, यूएसए में 6% थी। उस वक्त भी इकोनॉमी जो है काफ़ी डल हो गई थी। और मैं आपको बताता हूँ 1929 द ग्रेट डिप्रेशन, वो उसको ग्रेट डिप्रेशन कहा ही क्यों जाता है कि वो डिप्रेशन केवल शेयर मार्केट में नहीं था, वो ऑल ओवर इकोनॉमी के अंदर था। उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, पर पहले ये देखें कि उस वक्त यूएसए के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25% हो गई थी और आज लगभग 14% है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये इसके क्लोज जाती हुई दिख रही है, क्योंकि अभी भी हमको इकोनॉमी में ऐसा कोई बेस बनता हुआ नहीं दिख रहा है कि हाँ भाई अनएम्प्लॉयमेंट का अब क्या होगा। तो ये प्रीवियस डेटा मैंने आपको बताया जिससे कि आप समझ सकें कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, पहले मैं क्लियर कर दूँ। अर्निंग्स सभी कंपनीज में जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली सेल कम हो जाएगी, सेल कम हो जाएगी तो अर्निंग सबकी कम हो रही है। हिस्ट्री में भी अपन देखें 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन उसको क्यों कहा जाता है, उसके पीछे रीजन है क्या कि उस वक्त केवल शेयर मार्केट ही डाउन नहीं हुआ था, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कम हो गई। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कम होने से जो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं वो कम हो गए, और जब इतने अनएम्प्लॉयमेंट हो गए तो उसका असर अगले साल क्या पड़ने लगा कि सेविंग्स वगैरह कम होने लग गई, लोगों की सेविंग खत्म हो गई, कुल मिला के सब बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। उसकी एक साइकिल सी चल पड़ी और उसके कारण पूरी वर्ल्ड में जो है मंदी आ गई, केवल शेयर मार्केट में नहीं हर बिजनेस के अंदर। तो इस कंडीशन में इसी को ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। 2002 में भी हम ऐसा देख चुके हैं, मैंने डेटा आपको बताया। 2008 में भी ऐसा हुआ, हर 8, 10, 12 सालों में ऐसा होने का है। देखो 2002 में हुआ, फिर 8 में हुआ और अब 2020 चल रहा है, उसमें भी ऐसा ही कुछ लग रहा है।
सबसे पहली बात तो ये रिसेशन, ये मंदी जो है ये क्या है, कैसे इंडिकेशन देती है? जब लगातार एक क्वार्टर और बाद में उसका दूसरा क्वार्टर, यानी लगातार 2 क्वार्टर में आपकी जीडीपी लगातार नीचे जा रही है, लगातार 2 क्वार्टर में आपकी जीडीपी अगर नीचे जा रही है तो इसका मतलब आप रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, इकोनॉमी फिसल रही है। तो हमारी जीडीपी भी अभी हम देख रहे हैं, एक क्वार्टर तो निकल चुका, दूसरा क्वार्टर चल रहा है, हमारी जीडीपी नीचे जा रही है। इंडेक्स में 20 से 25% का डिप है। सर डिप तो 38% का आया, लेकिन प्लस 32% भी हो गया। अब प्लस 32% क्यों हो गया? उसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हो सकती हैं कि सर माइनस 38% जब आया, लोगों को लगा यार इतने बढ़िया स्टॉक जो हैं वो इतने सस्ते मिल रहे हैं, ले लो, ले लिए, बहुत ज़्यादा बाइंग आई, भाव बढ़ गए। लेकिन इसके पीछे बेस नहीं है, क्योंकि कंपनीज प्रॉफिट तो कमा ही नहीं रही। टाटा मोटर्स नुकसान में, महिंद्रा नुकसान में, लेकिन शेयर मार्केट बढ़ रहा है। अब क्यों बढ़ रहा है उसके पीछे बहुत सारी थ्योरी है, मैं थ्योरी में नहीं जाना चाहता, पर सोचो बिना अर्निंग के यदि आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है तो वो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड है, यानी उसकी वास्तव में उतनी वैल्यू नहीं है जितनी होनी चाहिए। वो वैल्यू ज़्यादा दिखा रहे हैं, ओवर प्राइस्ड है, और ओवर प्राइस्ड आपने कोई भी चीज़ खरीद ली है तो आप फंस सकते हैं। इंडेक्स 20 से 25% अपना कम हुआ है। यूएसए का इंडेक्स भी 5 से 10% कम। वैसे जितना नुकसान इकोनॉमी को हुआ है, इंडेक्स पे उतना नुकसान अभी तक नहीं दिख रहा है। वास्तव में नुकसान ज़्यादा हुआ, क्योंकि 2-2 महीने के तो लॉकडाउन ही रह गए, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हुई ही नहीं, जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देखें तो जीएसटी जब 1 लाख करोड़ के आसपास का होता था, वो 25,000 करोड़ पे आ गया, तो 75% डिप आ गया। यही बात इनकम टैक्स के रिटर्न्स आएंगी तो पता लग जाएगा कि उसमें क्या होना। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट की इनकम्स कम हो रही है। जब गवर्नमेंट की इनकम कम हो रही है तो गवर्नमेंट आगे खर्चे भी कम करेगी। जब गवर्नमेंट खर्चे कम करेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? भाई आज गवर्नमेंट खर्चे करती है, पुल बना रही है, डैम बना रही है, रोड्स बना रही है, तभी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इतना सारा सीमेंट यूज होगा, आयरन यूज होगा, तभी तो फैक्ट्रीज चलेंगी। तो गवर्नमेंट के खर्चों पर भी तो कंट्रोल होगा अगले कुछ महीनों के अंदर। तो हम ये देखते हैं, अच्छा ये डिक्लाइन हुआ भी बहुत तेजी में। अगर आप देखें ये जो डिक्लाइन अपन यहाँ देख रहे हैं 42,000 से 26,000, ये केवल 2 महीने में हो गया। जबकि अगर हम 2008 का ये डिप देखते हैं तो ये डिप इतनी तेजी से नहीं आया था। उस डिप को अपने बॉटम पे पहुंचने पे 425 डेज लग गए थे, और यहाँ 60 डेज में ही आ गया। तो सोचो डिप कितना खतरनाक और कितना स्लोपी है। 2020 के अंदर ये डिप 60 डेज में आ गया। तो ऐसा क्या हुआ? इतनी तेजी से आया तो डेफिनेटली कुछ तो होगा। 1929 में जब मार्केट क्रैश हुआ था तो उस वक्त तो मतलब सब कुछ हालत खराब हो गई थी कि 89% शेयर मार्केट में डिप आ गया था यूएस में। 89%, अप्रॉक्सिमेटली 90% हो गया। पर उस डिप को आने में भी 1039 डेज लगे थे। मतलब उसकी शुरुआत जो है वो 1926 के बाद से ही हो गई थी, और 1929 तक आते आते वो इतना बॉटम आया था। तो 1039 डेज लगे थे, तब जाके मार्केट -89% आया था। लेकिन अभी ये जो डिप है वो सिर्फ 60 डेज में आ चुका है, इतना डिप। तो इसीलिए हमने ये पूरा डेटा देखा, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये गवर्नमेंट की इनकम पे डिपेंड करती हैं। गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। अब यहाँ गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन ही नहीं है, गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन नहीं है तो फिर गवर्नमेंट डेवलपमेंट में पैसा खर्च कैसे कर पाएगी? तो ये दिक्कतें तो आनी ही आनी है। तो ये बातें दिख रही है। कई लोग कहते हैं सर पेट्रोल में गवर्नमेंट जो है वो रेट्स क्यों बढ़ा रही है? गवर्नमेंट के पास आज की डेट में अर्निंग के 2 ही सोर्स बचे हैं, एक पेट्रोल और दूसरा लिक्विड शराब। इन दोनों पे ही गवर्नमेंट रेट बढ़ा के पैसा कमा रही है। बाकी किस पे टैक्स कमा रही है, किस पे कमा रही है? और गवर्नमेंट कमाएगी नहीं तो खर्च कैसे करेगी? लोन लेके तो कितना खर्च कर लेगी, वो तो लोन लेके तो आप भी खर्च नहीं कर सकते, तो बेचारी गवर्नमेंट कहां से कर लेगी? तो ये बात को आप समझिए कि गवर्नमेंट के अर्निंग के सोर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। तो डेफिनेटली ऐसा कहा जा सकता है इन इंडिकेटर्स को देखते हुए कि यहाँ भी मंदी आ सकती है। लेकिन 1929 या 2008 या 2002 के कंपैरिजन में कुछ चीज़ें अभी अच्छी हैं। वो ये हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ को पहले से जानती है कि इसका क्या क्या असर होगा। तो वर्ल्ड की सभी गवर्नमेंट अभी इम्प्रूवमेंट की तरफ करने की कोशिश कर रही हैं। पहले इन चीज़ों का जो असर था वो लिमिटेड एरियाज में था, तो सभी जो देश हैं वो इस चीज़ को कवर अप करने में नहीं लगे हुए थे। लेकिन कोरोना जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैला है। दैट्स वाई सभी देश की सभी गवर्नमेंट इसको चीज़ से ओवरकम करने की कोशिश कर रही हैं और अपनी इकोनॉमी को संभालने की कोशिश कर रही हैं। तो डेफिनेटली वो इस चीज़ के लिए कुछ अच्छा रास्ता निकाल भी सकती हैं, पर ये फ्यूचर है।
एंड फ्यूचर हमेशा एस्टिमेशंस पर होता है, वो एक्यूरेट कभी नहीं होता। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपको तय करना है कि इकोनॉमी अभी कहाँ जाएगी, आपको शेयर मार्केट में पैसा रखना है या नहीं रखना, म्यूचुअल फंड में पैसा रखना है या नहीं रखना, ये आपको तय करना है। ये आपकी स्ट्रेटेजी, डेटा एनालिसिस और बाकी 50% किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपका डिसीजन सही होगा या नहीं होगा। मैंने केवल फैक्ट, डेटा ये आपको दिए हैं जिससे कि आपको ये सोचने का एक स्कोप मिले कि हाँ भाई आपको किस तरीके से इस चीज़ को देखना चाहिए, किस एंगल से इसको देखना चाहिए। ओके, थैंक यू।